तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। थोड़ा सावधान रहिए, केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं। कोई नहीं, आपके लिए हम यहाँ वीडियो बना ही रहे हैं। आप घर पे बैठ के बस आराम से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। कोई भी दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। और अगर वहाँ पे रिप्लाई नहीं हो पा रहा तो वैसे केस में जब लेक्चर शुरू करेंगे तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले उसको सॉल्व करके फिर हम लोग लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बस आप घर पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी हम लोग यहाँ पे दिन रात ये काम कर रहे हैं, जिसे देख सकते हैं। अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो रात में 1 बज रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, मॉर्निंग में वीडियो देना था, आप लोगों के लिए ज़रूरी है। 2 दिन से वीडियो गया नहीं था क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। एनीवेज, तो आइए अब हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। लाइन चार्ज कहने का मतलब होता है कि चार्ज का एक लाइन बना हुआ है, या फिर ये यूं कह लीजिए कि हमारे पास जैसे ये एक रॉड है, इस पे एकदम कंटिन्यूअसली चार्ज दे दिया है, तो वैसे में चार्ज एक लाइन पे है। और अगर यहाँ पे चार्ज है तो इसकी वजह से स्पेस में हर जगह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्पेस में किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, कितना होगा और कैसे इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज और चार्ज्ड रॉड। तो जैसे देखिए, ये हमारे पास एक चार्ज रॉड है। चलिए, इसके ऊपर चार्ज दे दिया गया प्लस प्लस, मतलब यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। और इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। लेमडा कहने का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिलहाल ये यूनिफॉर्म है, मतलब इस वायर पे एक पतला सा थीन वायर लिया गया और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज को बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और यूनिट चार्ज में लेमडा, यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज है। अब चूंकि यहां पे एक चार्ज सिस्टम है तो इसकी वजह से स्पेस में सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम लोगों को इस जगह, मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि हमारे वायर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r है। तो यहां पे आप देख लीजिए स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन चार्ज, फ्रॉम द लाइन चार्ज। तो इस वायर की वजह से, इस चार्ज्ड वायर की वजह से r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक रिजल्ट लिख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये नीचे का डिस्टेंस और ऊपर का डिस्टेंस बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि P पॉइंट तो स्पेस में कहीं भी हो सकता है। मतलब P पॉइंट इस वायर को 2 भाग में सिमेट्रिकली नहीं बांट रहा। सिमेट्रिकली बांट भी सकता है पर वो एक स्पेशल केस होगा, पर इन जनरल ये P पॉइंट कहीं भी हो सकता है।
इसका मतलब है कि ये वायर इस परपेंडिकुलर लाइन से इसका वायर का अपर एंड कुछ एंगल बना रहा होगा। चलिए इस एंगल को हम लिख रहे हैं θ1। ठीक वैसे ही वायर का लोअर एंड भी यहां से कुछ एंगल बना रहा होगा और इस एंगल को हम लिख रहे हैं θ2। मतलब हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे जाकर अगर देखें तो ये वायर -θ2 से बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे एंगल छोटा करते जाएंगे, मतलब वायर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और फाइनली θ1 प्लस θ1 एंगल आते ही ये पूरा वायर कवर हो गया। तो इसकी वजह से पी पॉइंट पे रिजल्ट, सबसे पहले हम रिजल्ट लिख रहे हैं, ये दो कंपोनेंट होंगे, लास्ट में हम लोग इसका डेरिवेशन भी देख लेंगे। रिजल्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वायर से परपेंडिकुलर है, रेडियली आउटवर्ड भी है, आप देख सकते हैं जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड। दूसरा एक और कंपोनेंट है, वो पैरेलल कंपोनेंट होगा, इस टुकड़े को हम ई पैरेलल लिखेंगे। तो इस वायर की वजह से पी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट देखेंगे, होते हैं ये, हम लोग इसका डेरिवेशन भी देखेंगे लास्ट में, लेकिन वो लास्ट में देखेंगे। पहले रिजल्ट, ये रिजल्ट है। अब अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लूं तो ई परपेंडिकुलर होता है के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो इस टुकड़े का वैल्यू होता है के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक वैसे ही पैरेलल टुकड़े का वैल्यू होता है के लेमडा बाई आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो एकदम इसको कंठस्थ याद कीजिए पहले। एक फाइनाइट वायर के कारण आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लेमडा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, पैरेलल कंपोनेंट के लेमडा बाई आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। यहां ध्यान रखिएगा यहां माइनस है, यहां पे θ1 ये एंगल made by upper end of wire with vertical at point P। ठीक वैसे ही θ2, इस एंगल की बात करें तो ये लोअर एंड इस वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है पॉइंट P पे, ये एंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल मेड बाय लोअर एंड ऑफ वायर with vertical at point P, ये एंगल की बात कर रहे हैं। लोअर एंड P पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, इसकी बात कर रहे हैं। अपर एंड वर्टिकल के साथ P पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है, इसको हम लोग θ1 लिख रहे हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, θ1 अगर क्लॉकवाइज लिया गया
तो आप देख सकते हैं कि थीटा टू एंटी क्लॉकवाइज लिया गया, मतलब दोनों का सेंस अपोजिट है। इसका खासा ध्यान रखना पड़ेगा सवाल करते वक्त। या फिर अगर थीटा टू एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा तो थीटा वन क्लॉकवाइज लिया जाएगा, मतलब दोनों का सेंस आप देख सकते हैं। ये अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर पॉइंट इस तरफ होता तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता, तो ये क्लॉकवाइज होता। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ये जो दो एंगल है दोनों सेम नेचर के नहीं है, एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब जब हम डेरिवेशन कर रहे होंगे इस वायर की वजह से इस जगह पे, तो थीटा का बदलाव माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन ये होगा। और ये सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है, मतलब यहां पे थीटा वन थीटा टू का आपको केवल मैग्नीट्यूड रखना है, साइन नहीं रखना। यहां भी क्योंकि इंटीग्रेशन के वक्त ही हम साइन रख देते हैं माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। जब हम इसको डेराइव कर रहे होंगे तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा, इनफैक्ट वहां पे हम रिपीट भी करेंगे और दोबारा आपको समझाएंगे कि देखिए ये बात हम पहले बोले थे और ये माइनस साइन रखने के बाद ये सब सारी बातें आती है। इसका मतलब अब इस एक्सप्रेशन जो रिजल्ट वाला एक्सप्रेशन है उसमें केवल आपको मैग्नीट्यूड रखना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि थीटा वन और थीटा टू दोनों कभी एक सेंस में नहीं लेना। अगर थीटा वन क्लॉकवाइज है तो थीटा टू एंटी क्लॉकवाइज, या फिर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वैसे केस में ये लेना पड़ेगा आपको क्लॉकवाइज। ये पेयर ध्यान रखिएगा, दोनों कभी एक सेंस में नहीं होने चाहिए। तो एक बार फिर से हम रिजल्ट पे आते हैं। तो यही वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो स्पेस के किसी पॉइंट पी पे एक वायर लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। एक लाइन चार्ज की वजह से वहां से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, जिसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वैल्यू के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, पैरेलल कंपोनेंट के लेमडा बाई आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ध्यान रहे सब थीटा वन और थीटा टू यहां पे मैग्नीट्यूड रखना है, यहां पे प्लस माइनस साइन के साथ नहीं रखना। और दूसरी बात याद रखना है थीटा वन थीटा टू निकालते वक्त कि दोनों का सेंस अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला जो डिराइव किया गया वो इस तरह के किसी कंडीशन के लिए डिराइव किया गया और यहां पे दोनों का सेंस अपोजिट है। इसलिए ये एकदम दिमाग में जहन में होना चाहिए कि जब आप इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं तो ये थीटा वन और थीटा टू कभी सेम सेंस में नहीं होने चाहिए। अक्सर बच्चे यहां गलती करते हैं, तो आप ध्यान रखना। अभी हम तरह तरह के एक्सप्रेशंस में देखेंगे, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब सोचो अगर यही चार्ज ने, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, यहां पे ये पैरेलल कंपोनेंट, ये डायरेक्शन किधर लगाया हमने, थीटा टू की तरफ, इसीलिए यहां पे पहले क्या आया, थीटा टू। अगर हम ये डायरेक्शन इधर नहीं देके ई पैरेलल इधर लिख दिए होते, मतलब थीटा वन के तरफ, तो वैसे केस में यहां पे क्या लिखा जाता, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो एक बार दोबारा सुनना क्या हम बता रहे हैं। आप इस पैरेलल कंपोनेंट के देखो, ये डायरेक्शन नीचे की तरफ हम लगाए, मतलब थीटा टू की तरफ। यही वजह है कि एक्सप्रेशन में पहले हम लोग कॉस थीटा टू लिखे, पहला एंगल थीटा टू। हम लोग को थोड़े ना मालूम है कि ये नीचे होगा या ऊपर होगा, कोई ऊपर भी लगा के पूछ ले कि हाँ बताओ ऊपर कितना। तो जब ये ई पैरेलल टुकड़ा आप ऊपर लगाएंगे, मतलब थीटा वन के तरफ, तो एक्सप्रेशन लिखते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे पहले कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वैसे केस में पैरेलल टुकड़े का जिधर आप डायरेक्शन लगाते हैं वो एंगल पहले लिखना पड़ता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वैसे केस में पैरेलल कंपोनेंट में
जिस तरफ आप डायरेक्शन लगाते हैं वो एंगल पहले आता है। क्योंकि हमने डायरेक्शन नीचे कर दिया मतलब θ2 की तरफ, इसीलिए यहां पे θ2 लिख दिए। अगर यहीं पे हम ये डायरेक्शन नीचे नहीं ऊपर कर दिए होते, मतलब ऊपर की तरफ ऐसा कर दिए होते θ1 की तरफ, तो ये पैरेलल वाला कंपोनेंट होता k λ बाई r cos θ1 माइनस cos θ2। अब एक बात और, अगर ये चार्ज निगेटिव होता तो क्या होता? क्योंकि जनरली हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज लेकर करते हैं ताकि चार्ज का कोई लफड़ा क्रिएट ना हो। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से उससे दूर होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये माइनस लेमडा होता, माइनस लेमडा, तो चूंकि वायर का स्पेसिफिकेशंस वही है और वही r डिस्टेंस दूर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ज्योमेट्रिकली तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये चार्ज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लिया तो वैसे केस में उसके कंपोनेंट भी खुद को बदल लेंगे। तो जो आप रेडियली आउटवर्ड बनाए थे पॉजिटिव चार्ज में, वही चीज अब रेडियली इनवर्ड बनाना पड़ जाएगा नेगेटिव वाले में। अभी जो हम नीचे दिखाए थे वही चीज यहां ऊपर दिखाना पड़ेगा पैरेलल वाले टुकड़े में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, जबकि नेगेटिव अगर बिल्कुल वही सिस्टम है और नेगेटिव कर दिया जाए तो पी पॉइंट पे एग्जैक्टली उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन रिवर्स होगा। डायरेक्शन का रिवर्स होना मतलब उसके कंपोनेंट का भी रिवर्स होना। अब परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड अभी भी यही रहेगा, मैग्नीट्यूड में क्यों बदलाव होगा, डायरेक्शन बदलेगा। पैरेलल का भी मैग्नीट्यूड यही रहेगा। अब जब माइनस चार्ज है तो लिखते वक्त आपको पैरेलल कंपाउंड लिखते वक्त केयर करना है। आपने जो डायरेक्शन दिया उसका अपोजिट वाला पहले लिखते हैं। तो दोनों याद नहीं रखेंगे हम लोग केवल पॉजिटिव चार्ज के लिए याद रखेंगे कि पैरेलल कंपोनेंट कैसा होगा, और जब नेगेटिव के लिए लिखना पड़ेगा तो बस उस टुकड़े को उल्टा कर देंगे और मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा जितना पॉजिटिव का होना था, केवल डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। क्योंकि आप जब दोनों याद करने जाएंगे तो अननेसेसरी का कंफ्यूजन होगा। तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, डायरेक्शन बस ऐसा होगा। आप लिख सकते हैं, इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, अगर नेगेटिव होगा तो ऐसा। ये फाइनाइट वायर है। ये कैसा वायर है आप देख सकते हैं, इसके दोनों एंड दिख रहे हैं हम लोगों को, यहां से तार शुरू होके यहां पे खत्म हुआ, तो ये फाइनाइट लाइन चार्ज है। तो आप जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। वैसे एक ही चीज है, प्लस होगा तो बाहर की तरफ, तो एक टुकड़ा इधर लिए थे, माइनस होते ही दोनों टुकड़े को इन्वर्ट कर दिया। तो अब जैसे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर या इनफाइनाइट लाइन चार्ज, मतलब वायर अब इनफाइनाइट हो गया। तो बच्चों मतलब इसका एक एंड, पहला एंड भी इनफाइनाइट पे, फिर वायर है, दूसरा एंड भी इनफाइनाइट पे, इधर किसी r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और अगर इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग θ1 θ2 को फिगर आउट कर लेते हैं। θ1 θ2 अभी जो हमने सिखाया था उसका यूज करते हैं। θ1 क्या है, अपर एंड वर्टिकल के साथ P पॉइंट पे जो एंगल बनाता है। तो अपर एंड तो इनफाइनाइट पे गया हुआ है,
तो जब इनफाइनाइट पे जा चुका होगा तो ये जो एंगल अभी यहाँ पे देखिए, ये एंगल अपना θ1 बनता, ये जैसे जैसे वायर ऊपर जा रहा है ये एंगल बढ़ता जा रहा है, ये एंगल बढ़ता जा रहा है, ये एंगल बढ़ता जा रहा है। और अगर ये वायर इनफाइनाइट पे चला गया तो ये दोनों इन्फिनिटी पे मिलेंगे, मतलब ये एंगल तो बढ़ते बढ़ते 90 पहुंच जाएगा, मतलब यहां पे θ1 90 डिग्री। ठीक वैसे ही ये एंगल देखिए θ2 बनता, वायर नीचे बढ़ता जा रहा है, ये एंगल भी बढ़ता जा रहा होगा, बढ़ता जा रहा होगा, और चूंकि इसका दूसरा एंड इन्फिनिटी पे है तो वहां पे जाने के लिए इस यहां से निकलने वाले लाइन को पैरेलल होना पड़ जाएगा, मतलब ये एंगल भी 90 होगा, मतलब θ2 भी 90। तो वैसे केस में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लेते हैं कितना होगा, k लेमडा डिवाइडेड बाई r साइन 90 डिग्री प्लस साइन θ2, मतलब वो भी 90 डिग्री। ध्यान रखिए ये उल्टे पुल्टे सेंस में है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये 1 + 1 2, मतलब ये 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r। अब अगर पैरेलल कंपोनेंट की बात कर लूं तो ये होगा k लेमडा बाई r। एक बार फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्शन नीचे दे दिया तो सबसे पहले हम लोग को θ2 लिखना पड़ेगा, तो cos, यहां तो θ2 भी 90 है और θ1 भी 90 है, तो cos 90 माइनस cos 90, cos 90 0, इसका मतलब ये टुकड़ा 0, मतलब इसकी वजह से पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू केवल 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r होगा। ये एकदम रट जाइए इसको। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जिसपे चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है, वहां से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। अगर इसको आप वेक्टर में लिखना चाहें तो ये 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r कैप, या फिर 2k लेमडा, ये वेक्टर r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्योंकि यूनिट वेक्टर ये होता है कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं 2k लेमडा बाई r। रट जाइए इसको, खास करके मेन और नीट में, एडवांस की बात नहीं कर रहा मैं, मेन और नीट, इनमें ज्यादातर सवाल वायर में इनफाइनाइट वाले केस से ही आता है। जब वायर का इनफाइनाइट है तो किसी जगह पे क्या उसका इफेक्ट होगा, इसके बारे में पूछता रहता है ज्यादातर केसेस में। तो ये रिजल्ट है आपके लिए, रट जाइए। तो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2k लेमडा बाई r। अब अगर डायरेक्शन की बात करेंगे क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट है ही नहीं, तब तो रेडियल होगा, अगर ये प्लस है तो रेडियली आउटवर्ड, अगर ये माइनस होता तो ये टुकड़ा रेडियली इनवर्ड होता। मैग्नीट्यूड तो इतना ही लिखते हैं। तो याद हो गया क्या बोल रहे थे अभी हम? एक इनफाइनाइट, रिपीट कीजिए, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होता है और उसका मैग्नीट्यूड 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r के बराबर होता है। तो एक बार इसको जल्दी से लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और जो पॉइंट है अपना वो एक एंड से r डिस्टेंस दूर है, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे ध्यान रहे, एक एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, r डिस्टेंस दूर। अपने पास कोई एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन ऑफ चार्ज के कारण जानते हैं
और उसमें जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है वो थीटा 1 थीटा 2 का ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर इस जगह पे ध्यान दिया जाए तो बिल्कुल पिछले केस की तरह है, ऊपर वाला एंड तो हमने बदला ही नहीं है, तो ऊपर वाले एंड जाने के लिए आपको पैरेलल जाना पड़ेगा। ये अगर बहुत ऊंचा चला जाए तो ये पैरेलल हो जाएगा और ये एंगल 90 चला जाएगा, थीटा 1 90 डिग्री। अब थीटा 2 कितना है यहां पे? तो सोचिए कि अगर ये तार नीचे होता तो ये कुछ तो एंगल होता थीटा 2, यही तो थीटा 2 होता। अब ये तार को छोटा करते जाइए, छोटा करते जाएंगे तो ये एंगल छोटा होता जा रहा होगा, छोटा होता जा रहा होगा, छोटा होता जा रहा होगा, और अगर इस तार को एकदम खत्म ही कर दिए तो ये एंगल घटते 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 ऑटोमेटिकली जीरो हो चुका होगा। थोड़ा विजुअलाइज किए होंगे आप लोग। मतलब ये तार होता तब थीटा 2 होता, लेकिन चूंकि नीचे कोई वायर नहीं है इस वजह से यहां पे थीटा 2 0 डिग्री। अब ये तो लाइन चार्ज है, इसकी वजह से किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टुकड़े लिखे जाएंगे, एक टुकड़ा पैरेलल टुकड़ा, ये परपेंडिकुलर, ये होता है के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा 1, थीटा 1 कहने का मतलब 90 डिग्री, प्लस साइन थीटा 2 कहने का मतलब 0 डिग्री, साइन 0 0, जबकि साइन 91, इसका मतलब ये हो गया के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। मतलब इस वायर की वजह से इसके एक एंड से आर डिस्टेंस दूर परपेंडिकुलर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लेमडा डिवाइडेड बाई आर है। अब देख लेते हैं पैरेलल कंपोनेंट कितना है। चलिए नीचे बना दिए ये पैरेलल कंपोनेंट, फॉर्मूला है अपने पास के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। क्योंकि ये डायरेक्शन नीचे दिया तो नीचे वाला एंगल पहले लिखना, मतलब थीटा 2 जो कि यहां 0 डिग्री के बराबर है, मतलब कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 1 मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 ये 0, कॉस 0 डिग्री मतलब ये 1, मतलब ये निकल के आ रहा है के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। मतलब पैरेलल कंपोनेंट भी के लेमडा डिवाइडेड बाई आर होगा। मतलब इसकी वजह से एक एंड से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी के लेमडा बाई आर एंड पैरेलल कंपोनेंट भी के लेमडा बाई आर। मतलब अगर इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई हमसे पूछता तब तो इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब ये होता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी लिखना पड़ जाए तो ये तो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस पैरेलल कंपोनेंट का स्क्वायर, दोनों बराबर ही है, इसलिए √2 के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, और बराबर होने की वजह से ये एंगल भी आपका 45 डिग्री होगा। मतलब जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि परपेंडिकुलर टुकड़ा भी के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, पैरेलल टुकड़ा भी के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड √2 के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। तो इसको हम लोग कंठस्थ याद रखेंगे। ये जो रिजल्ट एक सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से उसके एक एंड से आर डिस्टेंस परपेंडिकुलरली दूर इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड के लेमडा बाई आर के बराबर होता है, और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो √2 के लेमडा बाई आर। इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली याद रखिएगा। सबसे ज्यादा यूज इनफाइनाइट वायर का होता है, खास करके जेई मेन एंड नीट में। कभी कभी इसका भी यूज हो जाता है। तो आइए अब हम लोग सवाल पे आते हैं। अच्छा एक केस और ले लेते हैं। तो जैसे बहुत बार आपको इस तरह का वायर मिलेगा, ये फाइनाइट वायर है, परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पे ये नीचे और ये ऊपर,
ये दोनों एंगल बराबर बन रहे हैं, ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। और यहां पे लिख दिया कि इसमें चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा, यूजुअल मीनिंग। तो वैसे केस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि इस केस में थीटा 1 बराबर भी थीटा है और थीटा 2 बराबर भी थीटा ही लेना पड़ेगा। इस वजह से जब हम पैरेलल कंपोनेंट लिखेंगे तो के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू कॉस, चलिए लिख देते हैं के लेमडा बाई आर, नीचे हम अगर डायरेक्शन बना देते हैं तो कॉस थीटा 2 मतलब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये टुकड़ा जीरो होगा। और बाई सिमेट्री जीरो होना भी चाहिए था, क्योंकि ऊपर का तार का लेंथ और नीचे का तार का लेंथ अगर बराबर है तो इसकी वजह से जो पैरेलल कंपोनेंट ऊपर आएगा वो बिल्कुल बराबर होगा इसकी वजह से नीचे की तरफ आने वाले पैरेलल कंपोनेंट के। तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। और अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर लूं तो ये है के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, मतलब ये तो 2 साइन थीटा, मतलब 2 के लेमडा साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। तो ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, पैरेलल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो केवल परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब 2 के लेमडा साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर। अब देखिए, इसमें बहुत बार आपको एक खास तरह के सवाल में अटका देगा। आपने लिख लिया होगा आई गेस, जैसे इस तरह के सवाल आ जाएंगे। ये वायर है, ये फाइनाइट सा वायर है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा यूनिफॉर्म ये एक पॉइंट पी है, यहां पे तो चार्ज है, इस तरफ वायर नहीं है, लेकिन यहां से डिस्टेंस आर है, मतलब वायर यहां से लेकर यहीं तक है, और इसकी वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा। अब देखिए, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टुकड़े होंगे। जैसे चलिए एक एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको बता दिया कि ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। चलिए ये सवाल ही कर लेता हूं। और हमसे कहता है कि इस वायर की वजह से यहां पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो आप देख सकते हैं, अगर वायर को एक्सटेंड किया जाए तो ये आगे यहां तक कुछ ऐसे जाता, यहां से ये पी पॉइंट है जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला गया है। तो यहां से परपेंडिकुलर दूरी यही है आर, जो कि सवाल में दे दिया गया है, और नीचे वाले एंड इस वर्टिकल से पी पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बनाता हुआ दिख रहा है, जबकि ऊपर वाला एंड इसी वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बनाता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे थीटा 1 मतलब ऊपर वाले एंड को ढूंढेंगे वो 60 डिग्री, और थीटा 2 वो परपेंडिकुलर से नीचे वाले एंड का एंगल निकालेंगे पी पॉइंट पे और उसको लिख देंगे, यहाँ दिखेगा उनको 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री लिख देंगे और फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या सही होगा? सोचो सोचो, क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है।
यहां पे एक गलती हो चुकी है। θ1 और θ2 दोनों कभी सेम सेंस में नहीं होने चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ऊपर वाले एंड को देखिए वर्टिकल से, आपको यहां से इस तरफ जाना पड़ रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज सेंस, तो ये क्लॉकवाइज है, मतलब ये एंगल हमको एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। क्या ये आपने एंटी क्लॉकवाइज लिखा? नहीं, ये तो आपने क्लॉकवाइज लिखा। तो लिखना क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ढूंढना तो लोअर एंड से पी पॉइंट से लोअर एंड को ही है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहां से ऐसे चलते हुए। अब सोचिए, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये आपका θ2 ये 330 डिग्री है। मतलब θ2 30 नहीं लिखना हम लोगों को, θ2 लिखना है 330 डिग्री। और प्लस माइनस 2 पाई कर देने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता, 360 डिग्री जोड़ या घटाव कर लेने से। तो अगर इसमें 360 डिग्री घटा लिया जाए तो ये -30 डिग्री लिखना पड़ेगा। तो या तो आप θ2 को 330 लिखिए या -30 लिखिए, दोनों एक ही बात है। एक्चुअल में ये है, लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकली इस बात को जानते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता अगर उसमें आप 360 जोड़ दें या घटा दें। तो 360 घटा देने के बाद ये -30 बच रहा है, तो या तो ये लिखिए या -30 लिखिए, दोनों बात बराबर है। भी थोड़ा और सोचिए, अगर आपने इसको क्लॉकवाइज ढूंढा था तो θ2 को तो एंटी क्लॉकवाइज ढूंढना था, जबकि आपने क्या ढूंढा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना है? 30, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या लिखेंगे? -30, तो इसलिए भी -30 होना चाहिए था। तो ये ध्यान रखिएगा, खास करके इस तरह के सवाल में जहां वायर छोटे होंगे और दोनों एंगल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो वहां पे एक पॉजिटिव लेना पड़ता है और दूसरा या तो नेगेटिव लीजिए या फिर ऑब्ट्यूज एंगल में चले जाइए। कुछ इस तरीके से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टुकड़े निकालने हैं। पहले तो परपेंडिकुलर टुकड़ा, ये होना है k लैम्डा डिवाइडेड बाई r साइन θ1, θ1 कहने का मतलब 60 डिग्री, प्लस साइन θ2, या तो 330 लिख दीजिए या -30 लिख दीजिए। ये होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये होता है -1/2। इसका मतलब है ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो k लैम्डा डिवाइडेड बाई 2r √3 - 1। ये इस वायर की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये निकल के आया। अभी एक पैरेलल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, अब ये भी ढूंढ लेते हैं। तो पैरेलल कंपोनेंट ये है k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। ये एरो हमने किधर लगाया? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब θ2 की तरफ। θ2 कितने है? -30 या 330। तो ये लिखेंगे cos -30 डिग्री माइनस cos θ1 मतलब 60 डिग्री। cos -30 हो या cos +30 हो, बात बराबर ही है, क्योंकि आप लोग फंक्शन पढ़ भी रहे होंगे मैथ्स में, खासकर इंजीनियरिंग वाले बच्चे, तो उनका तो ये देख रहे होंगे ये इवन फंक्शन है, तो जितना प्लस में जाता है उतना ही माइनस में भी वैल्यू होता है। तो cos -30 कह लीजिए या cos +30 कह लीजिए, इसका वैल्यू होगा √3 डिवाइडेड बाई 2। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां से भी 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, ये भी k लैम्डा डिवाइडेड बाई 2r, और ये बच गया √3 - 1। ये रहा पैरेलल कंपोनेंट। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों टुकड़े आ गए। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे क्या लिखेंगे? तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P √E परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस E पैरेलल का स्क्वायर। क्योंकि दोनों कंपोनेंट बराबर ही है, अब तो ये वेक्टर का सवाल है,
और 90 डिग्री पे है इसलिए √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे लिख दीजिए √2 इंटू किसी एक का मैग्नीट्यूड, मतलब k लेमडा डिवाइडेड बाई √2r इंटू √3 माइनस कुछ इस तरह से। तो बच्चों ऐसे सवाल में आप थोड़ा ध्यान देना, गलती करने का चांस बहुत ज्यादा होता है, खास करके बच्चे यहाँ भी θ2 बराबर +30 लिख देते हैं, एकदम यहाँ पे रेड मार्क लगा दो, गलतियां यहीं पे होती है ज्यादातर। अब आपसे कोई गलती नहीं हो इसलिए यहाँ पे आप रेड मार्क लगा लो कि अब जब भी रिवाइज करो तो इस सवाल को जरूर रिवाइज करो, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको फंसा देते हैं, चीजें जानते हुए भी आपका नंबर कम हो जाएगा, एक गड़बड़ हो जाएगी, नेगेटिव चला जाएगा। तो शुरू में मैं जो मैंने कहा था कि θ1 θ2 अपोजिट सेंस, आप देखिए एक बार जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। जैसे एक सवाल अभी ले रहे हैं, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन वायर है, ये कोई दूसरा इनफाइनाइट लाइन वायर है, इस पे भी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा यूनिफॉर्म। बेटा जब लेमडा लिख दिया ना और कुछ नहीं लिखा मतलब ये यूनिफॉर्म ही है, और इस पे भी लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस लेमडा। ये लाइन इनके बीच के एंगल का बाइसेक्टर है, और ये दोनों ही तरफ एंगल थीटा और थीटा है, मतलब ये दोनों भी थीटा थीटा। यहां पे कोई डी डिस्टेंस दूर, मतलब इस वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डी डिस्टेंस दूर हमारे पास एक पॉइंट P है, और हमसे जानना चाह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो एक बार आप लोग ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम लो, कोशिश करो जल्दी इसको सॉल्व करने की। तो इतना टाइम सफिशिएंट है ऐसे सवालों के लिए। तो देखिए अगर आपका आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे आंसर से मैच कीजिए, और अगर नहीं आया तो आप ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्यों नहीं आया। आपने सब कुछ तो सीखा है, और जितना हम लोग सीखे हैं उससे इसका आंसर आना चाहिए था, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। तो एप्लीकेशन पार्ट में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है ये बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जब आगे आप सवाल करें तो ये दिक्कत ना रहे। तो अभी हम सवाल कर रहे हैं, जैसे ये पॉइंट भी है, चूंकि ये इनफाइनाइट वायर है, और एक इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है कि वहां से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस दूर 2k लेमडा बाई आर होता है रेडियल डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन मतलब, अब देखिए यहां से परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, अगर इस लेंथ को हम r मान लेते हैं, ये लेंथ आपका r है, तो हम लोग जानते हैं कि एक इनफाइनाइट वायर की वजह से परपेंडिकुलरली r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r, जहां पे r P पॉइंट से
पी पॉइंट से इस वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अभी आर हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग को ये दे रखा है, हम लोग को ये लेंथ दे रखा है, तो हम लोग आर को डी में कन्वर्ट कर लेंगे। कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा है। इसका मतलब ये लेंथ डी कॉस थीटा और ये लेंथ डी साइन थीटा अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो मतलब डी साइन थीटा ये आर के बराबर है। तो आर मिल गया हम लोगों को। तो अब यह एक दूसरा इनफाइनाइट वायर है, तो इसकी वजह से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस दूर, और बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस आर है तो फिर ये भी आर होगा, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस इनफाइनाइट वायर की वजह से है एग्जैक्टली उतना ही इसकी वजह से भी होगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड हम लोग ई लिखेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी और दूसरा वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों ही वायर्स पे लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है, और साथ ही साथ सिमेट्री होने की वजह से ये पी पॉइंट जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले वाले वायर से है एग्जैक्टली उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस दूसरे वाले वायर से भी होगा। तो इस वजह से अगर पहले वाले का मैग्नीट्यूड हमने ई लिखा तो दूसरे वाले का भी ई लिखना पड़ेगा, और रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट आप देख सकते हैं, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। चूंकि दोनों वेक्टर्स बराबर हैं तो उनका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ होगा, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे, और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये 2e कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। ये 2 क्यों लगाया? एक कंपोनेंट इसका, दूसरा कंपोनेंट इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है 2e साइन थीटा। ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, अब तो आर भी जानते हैं डी साइन थीटा के बराबर, इनटू साइन थीटा। ये साइन वाला पार्ट कैंसल आउट होगा और रिजल्ट है 4 के लेमडा डिवाइडेड बाई डी। तो ये इन दोनों वायर्स की वजह से इस पी पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 के लेमडा डिवाइडेड बाई डी। एक बार लिख लीजिए जल्दी से, थोड़ा देख लीजिए कैसे कैसे कंपोनेंट किए हैं। ये आपसे होना चाहिए था, क्योंकि जितना हम लोग पढ़े हैं बस उसी का यूज है। एप्लीकेशन मेन होता है, थ्योरी पढ़ लो कितना पढ़ लो, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, ब्रेन उस वक्त अगर काम नहीं कर रहा, किसी काम का नहीं है। आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं वहां से थ्योरी नहीं पूछता, वहां आपसे एप्लीकेशन सवाल पूछेंगे। तो दिमाग दौड़ाइए, आपने जो पढ़ा है उसको यूज करने की कोशिश कीजिए। जल्दी से एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। कर लिया होगा? तो फिर ये सवाल आप होमवर्क घर पे ट्राई कीजिएगा कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, वही सवाल पिछला वाला ही, दो वायर्स इनफाइनाइट लेंथ के, ये एंगल बाइसेक्टर थीटा थीटा, डी कोई पॉइंट पी है जो कि डी डिस्टेंस दूर है, लेकिन एक वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा और दूसरे वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लेमडा। एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया।
फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो ये आप ट्राई कीजिएगा घर पे और हमको इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आंसर है। लिख लीजिए एक बार जल्दी से। तो थोड़ा इस सवाल को अभी करने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, उसके बाद एक क्वार्टर रिंग है जिसका रेडियस आर है, और ये सेंटर सी इस क्वार्टर रिंग का। और नीचे एक और सेमी इनफाइनाइट वायर है। मतलब शुरुआत में एक सेमी इनफाइनाइट वायर, एक एंड इन्फिनिटी पे है, एक क्वार्टर रिंग जिसका रेडियस आर, और फिर एक तीसरा फिर से एक सेमी इनफाइनाइट वायर। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस 2 लेमडा, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी -3 लेमडा। क्वार्टर रिंग के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। 2-3 वीडियो लेक्चर पहले है, आप देख चुके हैं, और वहां पे एक रिजल्ट भी हम याद करवाए थे, उसका यूज करेंगे यहाँ पे। अगर आपको याद नहीं है तो पहले उस वीडियो को आप रिवाइज कीजिए। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। टिक 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 लग जाइए। तो अब तक आंसर आ गया होगा। बहुत अच्छा, जिनसे आ गया। जिनसे नहीं आया, हम फिर से कहेंगे, एक बार आप देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं। सीखिए, तरीका सीखिए। रिजल्ट केवल मैथमेटिक्स नहीं देखना कि क्या मैथमेटिक्स चल रहा है, ये किसी काम का नहीं है। ऐसे 1000 सवाल बन सकते हैं। आपको तरीका सीखना है, दिमाग में वो चीजें दौड़ानी है जिससे कि सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि इसका आंसर ये है, उसका आंसर ये है, तब तो आप कभी भी ज्यादा सवाल कर ही नहीं पाएंगे, आप कभी सवाल ही नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आप उस तरीके को सीखिए जो हम फॉलो कर रहे हैं, कैसे कैसे हम सोच रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे कैसे हम चीजों को लिख रहे हैं, जो जानकारी हम दिए हैं, जो हम जानते हैं, उसको कैसे कैसे सवाल में हम प्रॉब्लम में यूज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को कैसे करें। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 3 वायर के सेक्शन से मिलकर बना हुआ है। इस वायर को अगर हम पहला लिख दें, इस वायर को हम सेमी सर्कुलर या क्वार्टर रिंग को सेकंड, और इसी का ये तीसरा जो सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये इसका थर्ड पार्ट है। तो कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सेक्शन बना हुआ था, पूरा का पूरा ज्योमेट्री, ये 3 हिस्सों का असेंबली था, जिसमें 2 तो सेमी इनफाइनाइट वायर था और एक क्वार्टर रिंग है। आप सेमी इनफाइनाइट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पढ़ चुके हैं, अभी अभी हम लोग वही पढ़े। आप क्वार्टर रिंग का भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ चुके हैं। तो अब उन दोनों को यूज करना है यहां पे सेंटर सी पे। तो सबसे पहले आप पहले वाले सेक्शन, जैसे इसको देखिए अलग से कर रहे हैं,
ये हम हॉरिजॉन्टल x टुकड़ा लिख रहे हैं, वर्टिकल को y टुकड़ा मान रहे हैं, ये अपना सेंटर C है। इस जगह पे एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले इस सेमी इनफाइनाइट वायर की तरफ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस कहने का मतलब है कि यहां से एक टुकड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट वायर से दूर होगा इस तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड k लेमडा डिवाइडेड बाई r। दूसरा टुकड़ा पैरेलल होगा। अभी बच्चे अक्सर कंफ्यूज करेंगे, पैरेलल इधर लिखूं या इधर लिखूं। अरे भाई तार इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर इस पॉइंट के लेफ्ट साइड है, तो इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहीं इधर आ रहा होगा। इधर आ रहा होगा मतलब इसके एक टुकड़े तो इधर होंगे, दूसरा टुकड़ा इधर होगा। और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि इन दोनों टुकड़ों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, और चूंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लेमडा है और ये दूरी r है, इसलिए दोनों ही टुकड़े k लेमडा डिवाइडेड बाई कैपिटल R के बराबर होंगे। तो ये पहले वाले का काम तो खत्म हो गया। इस क्रॉस सेक्शन के कारण, तार इस ज्योमेट्री के इस वाले हिस्से के कारण C पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता। अब दूसरे के कारण देखिए, ये तो क्वार्टर रिंग है। आप याद कीजिए क्या सिखाए थे, एक क्वार्टर रिंग के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टुकड़े लिखना सिखाए थे। एंड से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के तरफ, एंड से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के तरफ, और दोनों हिस्से बराबर होते थे, और उसका मैग्नीट्यूड याद कीजिए। नहीं याद आ रहा? अरे भाई वहां भी k लेमडा बाई r ही था, लेकिन यहां पे लेमडा नहीं है, 2 लेमडा है। तो अब देखिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे होगा, और साथ ही साथ एक टुकड़ा इधर भी आएगा। ये तो एक टुकड़ा इधर इसकी वजह से आ चुका है, और ये दोनों टुकड़े बराबर होंगे। तो पहले इस टुकड़े को लिख लेते हैं। ये टुकड़ा कितना, k लेमडा के जगह 2 लेमडा डिवाइडेड बाई r। ये टुकड़ा लिखा पहले मैंने। अब एंड से सेंटर को मिलाने वाला दूसरा कंपोनेंट, एंड ये वाला k लेमडा, उस रिंग का लेमडा तो 2 लेमडा है, और दूरी r है। अगर ये समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप 3 लेक्चर पहले चले जाइए, जिसमें कि हमने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। उसमें इस चीज को काफी एक्सप्लिसिट वे में सॉल्व किया गया और बताया गया। तो जो भी यहाँ पे यूज हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन पहले दिया जा चुका है। अगर आपको नहीं याद है तो आप पहले उसको याद कीजिए, पढ़िए। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये करने के पहले आप उसको कीजिए, रेलेवेंट है। अब ये तीसरा हिस्सा, ये तो फिर से सेमी इनफाइनाइट वायर है, लेकिन 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 ये नेगेटिव। नेगेटिव कहने का क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इधर होगा मतलब दो टुकड़े, एक टुकड़े इधर और दूसरा टुकड़ा इधर, क्योंकि रिजल्टेंट तो इधर आना है। और कितना होगा, हम तो सेमी इनफाइनाइट का में पढ़े हैं ना, कितना, k लेमडा डिवाइडेड बाई r, लेकिन लेमडा का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 लेमडा। तो ये लिखेंगे k 3 लेमडा डिवाइडेड बाई r। अभी मन में आ रहा होगा कि मैंने -3 लेमडा क्यों नहीं लिखा, यहाँ तो -3 लेमडा है। तो बच्चों, प्लस या माइनस डायरेक्शन को दिखाता है। आपने डायरेक्शन दिखा दिया ना इस तरफ, कहानी खत्म। अब केवल मैग्नीट्यूड लिखिए ना। ठीक वैसे ही ये डायरेक्शन दिखा दिया ना आपने, बस प्लस माइनस वहीं पे खत्म। अभी केवल मैग्नीट्यूड लिखिए, और ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, k इस हिस्से का मैग्नीट्यूड है 3 लेमडा डिवाइडेड बाई। अब देख लीजिए सारे टुकड़े आ गए कंपोनेंट्स। ये कितना है, 3 1 4, और ये 2 2 खत्म तो 2 बचा। नीचे कितना है, 3 2 5 1 6। मतलब अगर देखा जाए तो सी पॉइंट पे इस तरफ बचा हुआ है 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r, और इस तरफ बचा हुआ है 6k लेमडा डिवाइडेड बाई r। 1 2 3 मतलब 6। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ये होने जा रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट।
ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर सी। और अगर इसको सॉल्व करें तो ये मिलेगा अंडर रूट 2k लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस 6k लेमडा डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर। ये 6 6 36 4 40 k लेमडा बाई आर बाहर आ जाएगा, 40 का अंडर रूट 4 10 2 रूट 10 2 रूट 10 k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। ये आंसर है आपका। तो इस तरह के सवाल बनते हैं जहां पे आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला और फिर सबको वेक्टर से आपने जोड़ दिया। एक बार आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, कहीं डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि इसको दोबारा आगे हम एक्सप्लेन कर दें। लिखिए जल्दी। तो आप घर पे एक सवाल ट्राई कीजिएगा। ये हमारे पास कोई एक रिंग है, रिंग के पास यूनिफॉर्म चार्ज है, ये रिंग चार्ज Q, यूनिफॉर्म, रेडियस R। ये रिंग का सेंटर है, यहां से एक सेमी इनफाइनाइट वायर रखा हुआ है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है, सेंटर से शुरू होके इनफाइनाइट। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो स्पेस में दो तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कोई भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि चार्जेज हैं तो इंटरैक्टिव फोर्सेस होंगे, कूलम फोर्सेस होंगे। हम आपको बताना है कि इस रिंग की वजह से इस लाइन चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा होगा। फाइंड नेट फोर्स on semi-infinite wire due to ring charge, due to charge on ring। तो बच्चों आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगले क्लास में इसको पहले हम बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए सवाल।